सुबह के 11 बजे थे। कमला जी रसोई के डिब्बों में कुछ ढूंढ रही थीं। तभी उनकी बहू गीता आई और बोली, हे भगवान मम्मी जी, ये चोरों की तरह रसोई के डब्बों में क्या ढूंढ रही हैं। अब समझ में आया कि डब्बों से बिस्कुट और दालमोट कौन चट कर जाता है। शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए। पीछे से अचानक बहू की आवाज़ सुनकर कमला जी हड़बड़ा गई और उनके हाथ से एक कांच का बोतल नीचे गिर गया। फिर क्या था, गीता ने बहुत हंगामा किया, 4 बातें सुनाई और फिर बोली, अब नुकसान किया है तो सफाई भी आप करो। फटाफट इन कांच के टुकड़ों को हटाए वरना मेरे पैर में चुभ जाएगा। हद हो गई लापरवाही की। लोग कहते हैं बच्चा कर लो, अरे कहाँ से कर लो, बुढ़े घर के संभल नहीं रहे हैं, बच्चों को कौन संभालेगा। इतना कहकर वो चली गई। उस रोज कमला जी खाना खाने भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, कमरे में बैठकर ही खा ली और फिर चुपचाप डरे हुए बच्चे की तरह सो गईं। शाम हुई तो अपना मन हल्का करने वो नीचे पार्क में चली गईं। दुनिया में वो अकेली दुखियारी सास या माँ नहीं थी, और भी माँएं थी सबके साथ मिलकर। जब वो बातें करती तो उन्हें अपनी तकलीफ कम लगती थी। विमला बहन, क्या आपको भी आजकल थोड़ी थोड़ी देर में भूख और प्यास लगती है? पता नहीं क्या हुआ है, वक्त बेवक्त बच्चों की तरह मुझे भूख लगने लगती है। अब बार बार रसोई में जाकर ढूंढना अच्छा नहीं लगता। न जाने बहू क्या कहती होगी कि बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गई है, इस उम्र में ये परेशानी होगी। सोचा ना था, किसी से साझा भी नहीं कर सकती, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। कमला जी अपनी सहेली से कहती हैं। विमला जी बोली, कमला बहन अब आपसे क्या बताऊं, ये परेशानी मुझे बहुत होती थी पर उस वक्त पति साथ थे तो तकलीफ नहीं होती थी। कमला जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? विमला जी बोली, जब अपने पति की कमाई पर रहती थी भूख लगती तो कुछ ना कुछ लेकर खा लेती थी, पर जब से वो दुनिया से गए मैंने दवाइयों को अपना भोजन बना लिया ताकि मुझे भूख ना लगे। विमला जी की आंखें भर आई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, कमला बहन मैं तो कहूँगी आप एक बार डॉक्टर से दिखा लो। जिसको कोई प्रॉब्लम होती है उसे ही बार बार भूख लगती है, और इसमें क्या बुरा है? ईश्वर ने ऐसे दिन दिखाए हैं तो हम कितना संकोच करेंगे। अगर भूख लगती है तो कुछ लेकर या मांग कर खा लो। कमला जी बोली, परिस्थिति आप समझ नहीं रही है। विमला जी बोली, फिर बहू अगर आपकी भावनाओं को समझे तो उसे कहो आपके कमरे में ही कुछ रख दिया करेगी तो उसे भी परेशानी नहीं होगी। ये उम्र ही ऐसी है जिसमें ईश्वर हर किसी को बच्चा बना देता है। अब मैं आपको सलाह ही दे सकती हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो बचे दिन है वो कट जाए। कमला जी बोली, सही कहा आपने, अब याद आया मुझे, इसलिए मेरे उनको भी अक्सर भूख लगा करती थी। मैं भी कैसी बुद्धू थी कि मैं उनको कहती थी आप ठीक से खाना नहीं खाते जिसके कारण आपको बार बार भूख लग जाती है। बहू से तो कुछ कह नहीं सकती, और अभी तो अजय बेटा नहीं है, आते ही कहूँगी एक बार मुझे डॉक्टर से दिखा दे। चलिए चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अब तो फिर भूख लगने लगी। इतना कहकर दोनों हंसने लगी और अपने अपने घर चली गई। कमला जी घर पहुंची और हाथ पैर धोकर संध्या की आरती करने चली गई। आरती करके आई और अपनी बहू गीता से बोली, बहू तुमने कुछ बनाया है तो खाने के लिए है तो दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। गीता बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं, आपको अजीब नहीं लगता है कि आपको इतनी जल्दी भूख लग जाती है? अभी 7:30 हुआ है, अगर अभी खाएंगी तो खाना कैसे खाएंगी? ऐसा कीजिए अब आप खाना ही खा लीजिए, सब्जी तो बन ही गई है और दिन वाली रोटी बची हुई है, आप कहिए तो मैं दे देती हूँ। बाद में बेटे के सामने ये मत सुनाएगा कि सुबह की ठंडी रोटी दी थी। कमला जी बोली, बहू अगर मैं अभी खा लूंगी कि रात होते होते मुझे फिर से भूख लग जाएगी तो फिर बोलेगी, कल भी तुमने मुझे बहुत सवेरे खाना खिला दिया था, रात भर में भूख से छटपटा रही थी, तुम परेशान ना हो इसलिए बोली नहीं। गीता बोली, मम्मी जी आप भी हद करती हैं, खाना नहीं दूंगी तो बेटे को सुनाएंगी कि बहू खाना नहीं देती है, और जब खाना समय पर दे देती हूँ तो उस पर भी नखरे करती हैं। ये रहा खाना, खाना है तो खाई, मैं कुछ और ही बनाऊंगी। और हाँ, कल तो हमने भी आपके साथ ही खाना खाया था, हमें तो भूख नहीं लगी। कमला जी बोली, बहू तुम अपनी उम्र देखो और मेरी देखो, कितना फर्क है। इतनी छोटी सी बात तुम क्यों नहीं समझती या समझना नहीं चाहती? क्या मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो उनकी रोटी का भी हिसाब रखती, और क्या अपनी माँ को भी तुम भूखा रखती? गीता गुस्से में बोली, मम्मी जी मेरी माँ से अपनी तुलना मत कीजिए, आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल
लेती है और जहाँ तक मेरी माँ की बात है वो समय पर खाती है। आपकी तरह दिन भर रसोई में कुछ ढूंढती नहीं रहती है, चुपचाप बैठिए खाइए। कमला जी बोली, बहू भूख तो मुझे भी समय पर ही लगती थी, पर ये परेशानी मुझे पिछले 2 महीनों से हो रही है। मैं कभी तुमसे या अजय से कहती नहीं थी, पर ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। मुझे खुद बुरा लगता है कि मेरी हालत बच्चों जैसी हो गई है। अब तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। गीता बोली, ठीक है, अब रोनी सूरत मत बनाइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। समझ में नहीं आता इस घर का क्या होगा, कमाने वाला एक और खाने वाले इतने। अरे मेरा तो थोड़े में चल जाता है, पर आपका तो पेट ही नहीं भरता है। इतना कहकर गीता रसोई में चली गई। कमला जी खाना खाकर बेटे का इंतजार कर रही थी, पर उसे आने में देर हो गई तो वो सो गई। जब अजय घर आया तो गीता ने सारी बात बताई। अजय बोला, तुम तो जानती हो माँ की आदत को, कुछ परेशानी हुई नहीं कि तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन करेगी और वो वहाँ से मुझे लेक्चर देगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस परेशानी का तुम ही हल निकालो, मैं आखिर क्या क्या करूँगा। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। अगले दिन सुबह कमला जी अकेली चाय पी रही थी। अजय आकर बोला, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? गीता बोल रही थी, आपको कुछ परेशानी हो रही है? कमला जी बोली, अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस रात में अगर जल्दी खा लेती हूँ तो फिर बीच रात में भूख लग जाती है। अजय बोला, तो मत खाओ, कौन जबरदस्ती खिलाता है। अब आप खाने के लिए मांगती होगी तभी तो वो खाना देती होगी। माँ, हर बार बहू की बातों को गलत मत समझा करो, और मैं अगर घर के मामले को सुलझाता रहूँगा तो बाहर कैसे काम करूँगा। कमला जी ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया और बेटा भी खुश होकर चला गया। 9 बजते बजते अजय दफ्तर के लिए चला गया। कामवाली घर का काम कर रही थी और गीता अपना फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कमला जी की बेटी नीला का फ़ोन आया, माँ कैसी हो, नाश्ता पानी हो गया? अजय तो दफ्तर चला गया होगा, और आपकी बहू क्या कर रही है? मैं अगर फ़ोन नहीं करती हूँ तो आप मुझे याद भी नहीं करती। बेटी के इतना पूछते ही कमला जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। इधर नीला घबरा गई और बोली, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, बताओ तो सही, बात क्या है? कमला जी ने अपने आंसू पोंछे खुद को संभाली और बोली, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बस इतने दिनों बाद तुमसे बात हो रही है तो दिल भर आया। नीला बोली, माँ आप मुझसे बात कब से छुपाने लगी, बात क्या है? मानती हूँ आप मेरी माँ हो तो हमारा रिश्ता मन और आत्मा से जुड़ा, जैसे बचपन में आप मेरी आंसुओं का कारण समझ जाती थी, वैसे ही मैं आपकी सिसकियों को भी पहचान सकती हूँ। बताए अब बात क्या है? कमला जी बोली, पता नहीं बेटा क्या कारण है, पर मुझे हर वक्त भूख लगती रहती है। अब बार बार बहू को खाने के लिए बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता, और सवेरे खाना खा लेती हूँ तो रात में भूख से छटपटाती हूँ। नीला बोली, बस इतनी सी बात, मैं इसका भी उपाय कर दूंगी। मैं यहीं से आपके लिए सूखा नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे आप अपने कमरे में रख लेगा और जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। मुझे लगता है आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए और सभी आपको टेस्ट करवाना चाहिए। मैं अजय से कह देती हूँ, वो घर पर बुला लेगा और आपका शुगर का टेस्ट भी हो जाएगा। चिंता क्यों करती हैं, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ने माँ को एक माँ बनकर समझा और समझाया। कमला जी बोली, नहीं बेटा उसे कुछ मत कहो, वो ऐसे ही दफ्तर के काम से परेशान रहता है, बेकार में बात बढ़ जाएगी, फिर घर में कलश होगा, मुझे वो नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे क्यों रखे हैं, लेकर क्यों नहीं जाते। नीला बोली, माँ अगर बीमारी का वक्त पर पता नहीं चला और इलाज नहीं हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है, और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अजय से बात कर लूंगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप अजय और उसकी पत्नी से अपनी बात को कहने से डरते नहीं, कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझसे पहले बताइए। 2 दिन बाद खाने पीने की बहुत सारी चीजें आई, जिसे देखकर गीता बोली, मम्मी जी हम क्या आपको खाने पीने में कमी रखते हैं? जो आपने दीदी को बता दिया और उन्होंने भी वहां से भिजवा दिया। कमला जी बोली, बहू अगर तुम समझी होती तो ये उपाय तुम पहले कर देती, और मैंने ये सब उसे भेजने के लिए नहीं कहा था, वो मेरी बेटी है, उसने अपनी माँ की तकलीफ को समझा। ये सब सामान मेरे कमरे में रखवा दो। इतना कहकर सुनीला जी चली गईं। लंच टाइम पर नीला ने अजय को फ़ोन किया और माँ की परेशानी समझाई।
अजय ने कहा, दीदी मैंने कोई डिस्पेंसरी नहीं खोल रखी है और अगर माँ की परेशानी आपको परेशान करती है तो आप कुछ दिन आकर यहाँ उन्हें संभाल लीजिए या फिर अपने घर ले जाइए। नीला बोली, भाई किस तरह से बात कर रहे हो, एक उम्र के बाद तो अब ये आम परेशानी हो गई है और माँ की उम्र देखो वो बूढ़ी हो गई है। आज तक माँ अपना ख्याल खुद रखती थी, हमने नहीं रखा, बस वो अपनी परेशानी किसी से बांटती नहीं है। तुम कल ही उसका टेस्ट करवा वरना मुझे आकर वहाँ रिश्तेदारों से बात करनी होगी। कोई तो हो जो माँ की देखभाल करे क्योंकि माँ तो मेरे पास आएगी नहीं। अगले दिन ही अपोलो क्लिनिक से टेस्ट वाले आए और उनका ब्लड सैंपल लेकर गए। अगले दिन रिपोर्ट आ गई कि सच में कमला जी को शुगर की प्रॉब्लम निकली, जिसके कारण बार बार उन्हें भूख लगती थी और वो बाथरूम जाती थीं। 2 दिन बाद नीला मायके आई। अजय गीता से बोला, अब बात को बड़ी ही सावधानी से संभालना होगा, ऐसा ना हो कि नीला बात को बढ़ा दे और रिश्तेदारों में हमारी बदनामी हो जाए। क्योंकि पापा की सारी संपत्ति अभी माँ के नाम पर है तो थोड़ा आराम से बात करना। अजय माँ के पास आया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपकी परेशानी समझ नहीं पाए। जब भी कोई परेशानी हो खुलकर हमें समझाया कीजिए। मानता हूँ बेटी माँ के दर्द को पहले महसूस कर लेती है, पर मुझे भी तो सिखाइए माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। गीता आई और बोली, इसमें आपका दोष नहीं, दोषी तो मैं हूँ जो मम्मी जी की परेशानी समझ नहीं पाई। मम्मी जी पुरानी बातों को भूल जाएगी, हो सके तुम मेरे साथ अपने बेटे को भी माफ़ कर दीजिए। कमला जी उदास होकर बोली, जब बेटे ने माँ की तकलीफ नहीं समझी तो बहू से क्या शिकायत करूं, पर एक बात कहूं बहू, कल तुम दोनों का भी ऐसा समय आएगा। उस रोज मैं देखूंगी कि तुम्हारी तकलीफ कौन समझता है और तुम कैसे उसका समाधान करती हो। गीता अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। कमला जी बोली, बहू बहुत देर हो चुकी है, माफ़ी मांगने का समय भी निकल चुका है। हाँ ये बात तुमने सही कही, जितनी दोषी तुम हो उतना ही दोषी मेरा बेटा भी है। अरे जब वो बोल नहीं पाता था तब मैं उसकी भूख प्यास समझ जाती थी, पर यहाँ मेरा जवान बेटा अपनी भूखी माँ की भूख प्यास नहीं समझ पाया। क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों से, मैं अब तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती। नीला इस बात से अनजान थी। उसने कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं, मान्यती हुई, इन लोगों से गलती हुई है पर इन्हें माफ़ कर दीजिए। कमला जी बोली, नहीं, अगर उन्होंने गलती की होती तो मैं माफ़ भी कर देती, पर इन्होंने पूरी माँ जाति का अपमान किया है। अगर आज मैं माफ़ कर दूंगी तो कल को इनके जैसे कई बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। नीला अपने भाई को बोली, भाई मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। भाई भाभी दोनों नीला से लड़े। नीला बोली, माँ आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं। कमला जी बोली, मैं क्यों जाऊं, अपना घर छोड़कर ये लोग जाएंगे। दोनों हक्के बक्के कमला जी को देख रहे थे। कमला जी बोली, 1 हफ्ते का समय दे रही हूं, अपना सारा सामान यहाँ उठाओ और मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। जिसे अपने खून से सींचा उसने मेरी रोटी गिनी है। मैं समाज को अब कोई गलत संदेश नहीं देना चाहती। मैं अकेली घर में मर जाऊंगी, पर तुम जैसे बेटे के साथ रहना मुझे मंजूर नहीं है। इतना कहकर कमला जी अपने कमरे में गई और तुरंत अपने वकील को फ़ोन करके घर पर बुलाए और सारी कागजी कार्रवाई भी कर दी। नीला ने माँ को बहुत समझाया पर वो मानी नहीं, तो आखिरकार नीला को अपने घर वापस जाना ही पड़ा। कमला जी ने अजय से कहा, मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारे मुंह से निवाला छीन लूंगी। मैं अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रही हूँ, पर ये तब तक तुम्हारी नहीं होगी जब तक तुम्हारी औलाद 18 वर्ष की नहीं होगी, और आधी संपत्ति में वृद्ध महिलाओं के नाम से वृद्ध आश्रम को दूंगी, और ये मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। अब बस 1 हफ्ते के लिए तुम इस घर में हो। इतना कहकर कमला जी नीचे टहलने पार्क में चली गईं। आखिरकार कमला जी ने अपने मन की सुनी। पहले लोगों ने बहुत बातें बनाई, परंतु जब सबने गंभीरता को समझा तो उनके फैसले की सराहना की। अब कमला जी ने घर में 2 कामवाली लगाई और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगी। वो जानती थी मृत्यु तो आनी है, उसे कोई नहीं टाल सकता, परंतु इज्जत की मौत मिले ये जरूरी है। दोस्तों, बचपन में हमारे बिना बोले ही माँ हमारी भूख का अंदाजा कैसे लगा लेती थी, तो क्या उसी तरह हम अपने माँ बाप की भूख का अंदाजा नहीं लगा सकते? कभी कभी पूछकर देखा कीजिए, हो सकता है वो अपनी भूख को दबाते होंगे।
आशा करती हूँगी कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।